स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसी बीच में पेपर जितने भी लीक हो रहे हैं उनकी वजह से कंपटीशन कितना बढ़ गया है। इसी के बीच में हम एक बात और करना चाह रहे हैं आज इस वीडियो में कि क्या पेपर पैटर्न अब बदल गया है काफ़ी ज़्यादा। अगर बदल गया है तो उसको कैसे समझें, किस तरीके से हम अपने पेपर को समझ पाएंगे कि आगे कैसा भी पेपर आए हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए दोस्तों कि हमारा सिलेबस क्या है। हम लोगों को पता होता है, लेकिन जब लगातार आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें आपको पता चलने लगता है कि क्या चल रहा है। मेन कमी होती है सिलेबस को अच्छे से ना देखना। एक तरीका ये होता है कि सिर्फ सिलेबस को पहले देख लिए, लेकिन सिलेबस देखने भर से कुछ काम नहीं होता है ना। अगर पॉइंट वाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, तब उसी सिलेबस में कुछ नई चीज़ें हमको दिखने लगती हैं कि अच्छा ये वाला पैटर्न है, इससे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे 5 क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है, सोचो एक फिक्स क्राइटेरिया है, फिक्स सिलेबस है कि इसके बाहर हम नहीं पूछेंगे। लेकिन फिर भी हमारी कमजोरी ये रह जा रही है कि हम इसके अंदर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि क्या आएगा। जबकि एकदम दे दिया गया है कि हमको इस पॉइंट से सवाल पूछने हैं। फिर समस्या कहाँ हो रही है? तो दिक्कत है दोस्तों यहाँ हो रही है कि पहली बात हम सिलेबस नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम पेपर का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी कमी है। तो आज हम लोग एक पेपर का एनालिसिस करेंगे, भी लेटेस्ट हुआ है 2026 मई में। तो इसके अनुसार आप अपने पेपर का एनालिसिस तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके आइडिया लेके आप ये समझ सकते हैं कि हमको अपने एग्ज़ाम के लिए अपने पेपर को अपने तरीके से कैसे एनालाइज़ करना है, किस तरीके से अपने सिलेबस के अनुसार सारा चीज़ पढ़ लेना है और उसमें फैक्ट्स भी इंक्लूड हों और उसमें कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हों और संभावित प्रश्न को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएँगी? तो दोस्तों, हम आज एक पेपर लिए हैं जो कि पीजीटी का है, 2026 में हुआ है, यूपी का है। तो इसमें हमने सारे पेपर को सारे क्वेश्चन को एक-एक क्वेश्चन को मतलब थॉरोली देखा है, अच्छे से समझ के, पढ़ के उसको अलग-अलग एनालिसिस किया है। ऐसे ही आपको करना है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अलग-अलग करना है कि क्या चीज़ें आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद आपको अपने सिलेबस से मैच करवाना है। तो हमने इसको किया और हमें दोस्तों क्या मिला ये देखो, कि हिस्ट्री वालों के लिए फ़ायदा होगा ये, लेकिन आप अपने सिलेबस के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के अनुसार कर सकते हैं। एंशिएंट में हम बात करते हैं दोस्तों कि हमने देखा, इसके पहले हमने बताया कि एक जगह हमने पूरा लिख लिया कि कितने सवाल कहाँ से आए हैं। एंशिएंट का देखो इधर सारे सवाल लगभग लिख लिए, ठीक? फिर मेडीवल का, फिर मॉडर्न का। तो सब लिखने के बाद उसके बाद कि एक पॉइंट जैसे मान लो दिल्ली सल्तनत है, इसमें जितने सवाल आए हैं उन सबको एक जगह रख लेना है और जब रख लिए तो उसको समझना है कि यार ये प्रशासन से पूछ रहा है या राजाओं से या सुल्तान से पूछ रहा है या उनके कार्यों से पूछ रहा है। तो दोस्तों अब जो परिवर्तन आया है, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा इसमें कि पहले फैक्ट्स खूब पूछे जाते थे, लेकिन पूरे पेपर में दोस्तों सिर्फ इतने ही नंबर्स दिए गए थे। जैसे 1857 की क्रांति, तो इसके लिए 1857 दिया गया था। छत्रपति शिवाजी का 1674 में ये बता दिया और पूर्व मध्यकाल के लिए 1800 से 1200, 1947 19वीं शताब्दी और ये 3 कैबिनेट मिशन। सिर्फ इतने ही फैक्ट दिए गए थे, बाकी सब इसके एक स्टेटमेंट के तौर पे दिया गया है, ये देख सकते हैं। इसको हम टेलीग्राम पे डाल दे रहे हैं, आपको मिल जाएगा। ये सारे जितने पीडीएफ दिख रहे हैं, पेज दिख रहे हैं, वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप मिला सकते हैं अच्छे से। सोचो अब इतना परिवर्तन आया है कि पहले जहाँ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पूछ दिया जाता था कि कब से कब तक था और कब इसने आक्रमण किया था, तो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल हटा दी गई हैं। उसकी जगह पे सीधे स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं कि इसमें अब बताओ क्या होगा।
और मॉडर्न में हमने देखा कि जो पर्सनालिटीज हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनसे ही लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ अब उनसे 15 क्वेश्चन आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से दोस्तों 5 से ज्यादा क्वेश्चन आए, 5-6 क्वेश्चन आए, अभी देखेंगे। तो इस तरीके से हमको अपने पेपर को एनालाइज करना है। देखो, जो पुराने पैटर्न पे अभी लोग पढ़ रहे थे इस सब्जेक्ट को, वो था कि मैक्सिमम फोकस रहता था किस पे, फैक्ट्स पे रहता था। लेकिन अब ये हो गया है कि उनके पीछे के क्या कारण रहे हैं, और कारण के साथ में परिणाम भी आपको देखना पड़ेगा। ये सिर्फ हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए है। उसके प्रकृति के अनुसार आप अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट पे चलें, तो देखेंगे कि हमने क्या पाया है अपने एनालिसिस के दौरान। तो एंशिएंट हिस्ट्री में चूल शासक दोस्तों आजकल सारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो गया है, जिससे कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। राजस्व व्यवस्था, उत्तर मेरु अभिलेख, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, ये दोनों से अक्सर पूछे जाते हैं। ग्रामीण प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से सवाल आए थे। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता से। देखो, प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ सवाल आ रहे हैं। चोल, सिंधु, वैदिक, गुप्त और गुप्तोत्तर, मौर्य, पाषाण, जैन, बौद्ध और वैष्णव। देखो, पॉइंट देखोगे तो सारे पॉइंट वही पुराने वाले ही हैं, मेन मेजर पॉइंट जो है। और उसमें से ये देखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। देखो, जैन बौद्ध से अक्सर हम लोगों को क्वेश्चन मिल जाते हैं। पाषाण से पहले आते थे, लेकिन अब काफी कम हो गए हैं। फिलहाल 3 क्वेश्चन इससे भी बने हैं। मौर्य साम्राज्य, गुप्त, गुप्तोत्तर, वैदिक और सिंधु सभ्यता, ये हमेशा से प्रिय रहा है सारे एग्जाम के लिए, अगर हिस्ट्री आ रही है तो। रिसेंटली देखा गया है कि चोल साम्राज्य, साउथ में जाते हैं तो साउथ के कुछ बढ़ रहे हैं, चोल साम्राज्य उसमें का सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। हम ऐसे रफली देख ले रहे हैं, ठीक है। और मेडाइवल में देख रहे हैं, तो इसमें दोस्तों कहाँ सबसे ज्यादा सवाल मिल रहे हैं। तो जैसे कि पुराने ही ट्रेडिशनल जो पॉइंट्स हैं उसी से ही हैं, लेकिन प्रकृति बदली है पूरी तरीके से। सल्तनत में गुलाम वंश, और इसमें भी कुछ प्रमुख लोगों को ही, जैसे इल्तुतमिश है, बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक कम पूछा जाता है, लेकिन है इसमें 2 क्वेश्चन। रजिया सुल्तान, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों 1 2 3 4 5 5 लगभग लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी से ही। वहीं तुगलक वंश में जाओगे तो 2 इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक। 2 मोहम्मद शाह तुगलक में है, ठीक है। ये चार हो गए, यानी इल्तुतमिश, मोहम्मद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, 4 हो गए। मुगल काल में आएंगे तो अकबर से देखो 2 सवाल थे, और औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। मुगल काल तो पूरा पढ़ना है हम लोगों को, ठीक। विजयनगर साम्राज्य अक्सर उत्तर भारतीय छात्रों को कम ही समझ आता है और अच्छा भी नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन विजयनगर साम्राज्य वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडुअल में, अगर देखेंगे तो इससे सवाल कहीं ना कहीं बनता ही है, ठीक है। विजयनगर बहमनी से। छत्रपति शिवाजी से दोस्तों अकेले 6 प्रश्न बने हैं। 6 प्रश्न छत्रपति शिवाजी से ही बन गए हैं, ठीक है। और ये पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार और छोटे छोटे सवाल 1 2 3 बन जाते हैं इससे। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, सल्तनत और मुगल पढ़ लेना है, और विजयनगर, और ये महाराष्ट्र में देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी। सोचो 6 प्रश्न अकेले ही, अगर छत्रपति शिवाजी को मिला लें और मॉडर्न में आके इनको अरबिंदो और एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, कितने हैं देखो, दयानंद सरस्वती, इनसे लगभग 15 क्वेश्चन, वहां 6 क्वेश्चन, कुल मिला के 21 क्वेश्चन तो से केवल व्यक्तित्व से है, प्रमुख व्यक्तित्व से। सोचो कितना मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, आराम से समझेंगे तो आ जाएगा। देखो, पॉइंट, मेन पॉइंट तो आपको लास्ट में रिवाइज करना है, पढ़ के सब जाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी से 9 प्रश्न सीधे आ रहे हैं, बाकी कंपनी से कोई प्रश्न नहीं आया इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी की भू नीतियां क्या थी, धन निकास, ब्रिटिश शासन की समझ पर प्रश्न था। ये सारे प्रश्न पीडीएफ में दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी से भी था। तो ये सारी चीजें आपको इसी से मिल जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। भारतीय पुनर्जागरण से 3 सवाल। क्रांति, 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट हो गई, 6 प्रश्न अकेले लेके आ गई। सोचो, स्वतंत्रता से, विभाजन से, स्वतंत्रता कारण और भारत विभाजन तत्कालिक कारण क्या था। अर्थव्यवस्था से कुछ सवाल होते ही हैं, एलपीजी, भारतीय अर्थव्यवस्था,
पंचवर्षीय योजना से। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से समझते हैं, लेकिन आजकल के दौर में सबसे ज़रूरी ये हो गया है दोस्तों कि हमको पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, सिलेबस के अनुसार अपने सारे सिलेबस को, अपने सारे नोट्स को पढ़ लेना है, और उसके बाद जब आप सवाल लगाएंगे तो सारे सवाल आपके लग जाएंगे। तो पहली बात क्या हो जाएगी, सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर सिलेबस के अनुसार रिवीजन करना है, फिर क्या करना है, पेपर लगाते रहना है। पेपर एनालिसिस तभी और अच्छे से कर पाते हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक पेपर ना देखें। पेपर लगातार लगाते रहिए, देखते रहिए, लगाते रहिए, देखते रहिए, जो टॉपिक पढ़ लीजिए उसके पेपर लगा लीजिए। तो इस तरीके से सिलेबस, तीन चीज की जरूरत है, सिलेबस की, आपके नोट्स की, और पीवाईक्यू की। बस इसी में रिवाइज करते रहिए, सिलेबस नोट्स पीवाईक्यू, सिलेबस नोट्स पीवाईक्यू, सिलेबस नोट्स पीवाईक्यू, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, और आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप मैसेज कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको एनालाइज करके लाने की। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।